हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिया शरीर पेपर 1 में वाद दोष के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जितना भी बेसिक्स था हमारे दोषों का हो, चाहे धातुओं का हो, चाहे मल का हो, चाहे हमारी अग्नि का हो, ठीक, आयुर्वेद का एम क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से मैनेज करते हैं, मतलब जो भी सब चीज़ है हम किस तरह से अपने बीएमएस फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्रिया शरीर को, वो सब चीज़ हमने वहाँ पर देख लिया। तो हम बात करते हैं बात दोष की। ठीक, अब हम तीनों दोषों के बारे में अलग अलग करके देखेंगे, इनकी और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। जिनमें पहला आता है हमारा वात दोष। देखो, जैसे हमने बेसिक में भी आपको समझाया था और यहाँ भी और आपको समझा रहे हैं कि वात को दोष क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी दूषित हो जाते हैं या हमारे शरीर को दूषित करते हैं, जिनकी वजह से इनको दोष कहते हैं। देखो, दोष कहने का मतलब ये नहीं, ये मत समझना आपकी केवल इनके हमारी बॉडी में बुरे ही फीचर होंगे, ठीक है, या गलती और बेकारी होंगे। ठीक है, दोष इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारे शरीर को दूषित करते हैं। यदि अगर ये अपनी मात्रा से बहुत ज़्यादा अधिक वृद्धि हो जाए या कम हो जाए, क्योंकि ये दूषित बहुत जल्दी होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम दोष कह देते हैं। जैसे अगर ये दोष मान लो वात दोष ज़्यादा हो गया, अगर हमारी बॉडी में बढ़ गया, तो भी हमारे दोषों को दूषित करे। दोष मतलब धातु और मल को दूषित करने लग जाता है, या फिर अपने लेवल से कम हो गए तो भी दूषित करने लग जाता है, इसलिए इनको दोष की कैटेगरी में रखा गया है। अन्यथा आप इनके नाम से ऐसा मत समझना कि ये बेकार है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, या कुछ उल्टा सीधा मत सोचना। बस नाम ऐसा है, लेकिन उसके सारे फंड जैसे मूवमेंट कराने का काम है, ठीक, जो बोलने का काम है, नर्वस सिस्टम काम है, ठीक है, सारी फिजिकल एक्टिविटी जो हो रही है वो किसकी वजह से होती है, आपकी बॉडी में वात की वजह से ही होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशली अलग अलग, जैसे हमने दोस्त के बारे में तो पढ़ा, लेकिन अब हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। त्रिदोषों को हमने सब कुछ पढ़ लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं क्या नहीं होते, किसे मॉडर्न में रिलेट करते हैं, लेकिन अब हम इनको हर एक दोष को अलग अलग पढ़ेंगे। जिनमें पहला आता है हमारा वात दोष। वात दोष, अब वात दोष की हम निरुक्ति देखते हैं। वा गति गंधनुर इति धातु। अब देखो, यहाँ पर दो शब्द आए, एक आया गति, एक आया गंधनुर इति। एक आया गति आया, एक आया गंधन का, ठीक। और रीति धातु, धातु का मतलब है यहाँ पर क्रिया। क्रिया क्या होती है, मतलब क्रिया क्या होती है, जिन शब्दों से किसी काम को होने का बोध होता है या होने का ज्ञान होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यहाँ पर धातु का मतलब क्रिया ली गई है, सरस धातु रक्त धातु नहीं लिया गया। तो निरुक्ति में हमें दो शब्द समझने, एक गति एक गंधन। गति का मतलब क्या होता है कि गति का अर्थ है निरंतर गतिशील रहना, यानी जो हमारी वात है, ठीक, जो वात है, वात को हम किससे रिलेट करते हैं, वायु ही से रिलेट कर सकते हैं, यानी कहीं कहीं हम कह सकते हैं कि वात वायु ही है। और जितनी भी गतिशील का जो कार्य होता है वो सब किसकी वजह से होता है, वात की वजह से होता है, ठीक। अब देखो, वात की वजह से होता है, जैसे कि कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे कि मूवमेंट करना, ठीक, मूवमेंट करना, या फिर आपके अंदर जो न्यूरॉन सिस्टम का काम हो रहा है, यानी सिग्नल का सेंसर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, वो सभी किसकी वजह से हो रहा है, वात की वजह से हो पा रहा है। मैं बोल पा रहा हूँ वात की वजह से। जो आपकी जो पल्स है उससे आप महसूस कर पा रहे, रेडियल पल्स, फेमोरल पल्स, टेम्पोरल, ऑसिपिट, ये जितनी भी पल्स है वो किसकी वजह से है, वो आपके वात की वजह से ही होती है, ठीक है। अब ज्ञान प्रदान करना, वही ज्ञान प्रदान करना, यहाँ पर किसकी बात आ गई है, यानी यहाँ पर बात आ गई नर्वस सिस्टम वाले की, जहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, जितने भी न्यूरॉन्स है उनकी वजह से तो ज्ञान मिलता है, यानी ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान प्राप्त करना, वो भी किसकी वजह से, वात की वजह से है, ठीक है। ये सब चीज़ वैसे तो हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पॉइंट इनका हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे गंधन का कार्य क्या होता है, उत्साह और प्रकाशक, उत्साह यानी उत्साह भरने का, किसी काम को करने के लिए आपके अंदर उत्साह भी तो होना चाहिए, और वो कौन करता है, वात करता है। जैसे यहाँ पर प्राकृतिक, हमने जब बेसिक में क्या देखा था, प्राकृतिक प्राकृतिक क्रम देखे थे वात के, तो वहाँ पर था उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, वेग परिवर्तन, धातु साम्य गता, धातु नाम पाठविंच, एक श्लोक आया था ना। तो जहाँ पर ये बताया गया था, जो वात होता है वो हमारी बॉडी में उत्साह का काम करता है, उत्साह का प्रकाशक होता है, ठीक है। जैसे कि अब जैसे कि आपको पढ़ना है, तो आपको पढ़ने के लिए वो क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए, अगर वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो क्यूरियोसिटी या उत्साह का काम कौन कराता है, वात कराता है। संदेह भावक, संदेह भावक मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेज, मैसेज का ट्रांसपोर्ट कराना। जैसे कि अगर मेरी बॉडी को यहाँ पर कोई टच करेगा तो सेंसरी न्यूरॉन इस चीज़ को फील कराएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ले जाएगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन के थ्रू इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक। तो ये सब कौन कराता है, ये हमारा कराता है वात, ठीक है। और इसको हम मॉडर्न में किससे कोरिलेशन करते हैं, नर्वस स्टिमुलस से, यानी वही नर्वस सिस्टम से। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले एक बात आती है कि वात दोष। अब वात को दोष क्यों कहा गया, क्योंकि ये सब तो मैंने बेसिक में पढ़ा दी है, फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वात को। अब हम देखते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति में क्या बताया है, वात दोष की उत्पत्ति आकाश एवं वायु महाभूत से होती है, यानी जो वात दोष है उसमें दो महाभूत होते हैं, आकाश और वायु।
आकाश और वायु महाभूत से हुई है। इसको हम उत्पत्ति भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हो जो वात दोष है वो दो महाभूत से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है आकाश, एक होता है वायु। ये सारे पॉइंट्स जैसे कि अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि सारा बेसिक में हम पढ़ा चुके होते हैं। देखो फिजियोलॉजी एक सीक्वेंस से चलती है। अगर आप सीक्वेंस से मेरी वीडियो देखोगे, मेरी नहीं अगर किसी की आप वीडियो देखोगे सीक्वेंस से, तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है फिजियोलॉजी में और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आते रहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रधानता की। वात दोष की प्रधानता, यानी तीनों दोषों में वात प्रधान होता है। तीन दोष कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त, कफ। जो वात होता है वो तीनों दोषों में प्रधान होता है। प्रधान का मतलब श्रेष्ठ होता है, सबसे अच्छा माना गया है। क्यों माना गया है देखते हैं। अब देखो, इसको श्रेष्ठ मानने के तीन अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने कारण बताए। पहले क्या होता है? आचार्य चरक ने वात दोष को प्रधान क्यों बताया? क्योंकि शारीरिक सभी चेष्टाएं वात के द्वारा ही संभव है। ठीक, शारीरिक मतलब जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप बोल रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ सोच रहे हो, चाहे आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा हो, या आपकी जो आहार ग्रहण करना हो, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना हो, वो किसकी वजह से होता है? वो जितना भी फंक्शन हो रहा है वो वात की वजह से होता है। ठीक है, और इन सभी और शारीरिक चेष्टाओं की वजह से इसको आचार्य चरक ने प्रधान माना है, वात दोष को प्रधान माना है। फिर वात ही सभी प्राणियों के प्राण है। वात ही सभी प्राणियों क्या है? प्राण। मतलब वात को हम किससे रिलेट करते हैं? वायु से। अगर वायु ही नहीं होगी तो क्या आप जीवित रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। और यही कारण बताया आचार्य चरक ने वात दोष को प्रधान का। फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा? जो वात है वो विश्वकर्मा है। अब विश्वकर्मा का मतलब क्या है? कि विश्व को चलाने वाला है। अगर वायु, देखो वात को हम किससे रिलेट कर रहे हैं? बार बार बता रहा हूँ, वायु से। अगर वायु नहीं हो पाएगी, क्या तुम ऑक्सीजन ले पाओगे? क्या तुम जीवित रह पाओगे? क्या कोई भी प्राणी जीवित रह पाएगा? क्या प्लांट जीवित रह पाएंगे? क्या कोई सृष्टि ही नहीं बचेगी? कुछ नहीं रहेगा। अगर वायु नहीं है तो कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आप मान लो अगर पृथ्वी से 2 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन गायब हो जाए ना, 2 मिनट के लिए भी, तो नो समझ लो आधी सृष्टि तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। सृष्टि चल ही नहीं सकती बिना वायु के। तो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि जो वात है वो विश्वकर्मा है। इसकी वजह से वात को हम प्रधान मानते हैं। विश्वकर्मा का मतलब है सृष्टि की जो स्थिति, उत्पत्ति और विनाश, तीन अवस्थाओं के कारण वात ही है। यानी जो आपका नेचर है, जो आपकी प्रकृति है, उसकी स्थिति भी, उत्पत्ति का कारण भी और नाश का कारण भी, सभी का कारण क्या है? आपका वात ही है। और इसी के अनुसार जो हमारे वात दोष उसको प्रधान माना भी गया है। फिर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य सारंगधार। और आचार्य सारंगधार ने क्या माना? देखो, आचार्य सारंगधार ने एक श्लोक बोला है, पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगु मल धातु, वायु न यत्र नियते तत्र गच्छन्ति मेघ धातु। देखो, अब यहाँ पर इसको देखो हमारा क्या मतलब होता है। देखो मैं कैसे समझाता हूँ श्लोक को। मेरा मानना ये है, अगर आपको संस्कृत के श्लोक को समझना है तो आपकी संस्कृत को वर्ड का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पित्त का तो सबको पता है कि पित्त, कफ और ये मल और ये धातु क्या होती है, ये सबको पता है कि त्रिदोष होते हैं, मल क्या होती है, ये सबको पता है। लेकिन जैसे कुछ वर्ड आ गए, यहाँ पर पंगु आ गई, तो पंगु का मतलब क्या है? पंगु का मतलब होता है असमर्थ। देखो, सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर आपको श्लोक को याद करना है या श्लोक को समझना है तो आप उनके शब्दों को समझिए। आप उनके शब्दों को समझिए कि शब्द क्या कहना चाह रही है। जैसे कि आप शब्द का अगर मतलब समझ गए हिंदी में तो आप श्लोक का मतलब ना समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर लिखा है पित्त पंगु यानी पृथ्वी असमर्थ है, कफ पंगु यानी कफ भी असमर्थ है, पंगु असमर्थ और कौन कौन है? मल भी असमर्थ है, और आपकी जो बॉडी की धातु है वो भी। 4 चीज बताई है, पित्त, कफ, मल और धातु, यानी चारों ही चीज क्या है? असमर्थ है। किस में असमर्थ है? स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करने में ये चारों ही चीज असमर्थ है। वायु न यत्र नियते तत्र गच्छन्ति मेघ धातु, यानी कि ये क्या बताया गया है? जो पित्त है, कफ है, ये मल है, ये धातु है, ये चारों ही अपने काम करने में असमर्थ है, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। ये चारों ही वायु ही इन चारों को नियंत्रण करती है और इन्हीं के द्वारा ये चारों अपना काम करती है। मतलब बिना वायु के ना पित्त काम करेगा, ना कफ काम करेगा, ना मल काम करेगा। भाई जो बॉडी का मल है, जैसे पुरीज हो गया, ठीक, यानी वायु के, जैसे मैं पुरीज के बारे में बता रहा था, जैसे पुरीज है, अब वो अपान वायु के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। या स्वेद है, वो भी अपान वायु के थ्रू हमारी बॉडी से निकलता है। मूत्र भी अपान वायु से निकलता है। ठीक है, तो बिना वायु के क्या कुछ हो पाएगा? भाई जैसे धातु है, धातु रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, ये पूरा रस का हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? वायु की वजह से। तो यही चीज मैं बता रहा है, यही चीज आचार्य सारंग से बताना चाह रही है कि वायु के बिना कोई भी अपना कार्य नहीं कर सकता। और यही कारण है कि हम वायु को प्रधान मानते हैं, वायु को श्रेष्ठ मानते हैं। तो अब हम देखते हैं वात के गुण के बारे में।
रूक्षो शीतो लघु सूक्ष्म अनिलस्त विशद खरा विपरीत गुणे द्रव्य मारुतम संप्रेषी मारुते चरक सूत्र स्थान। देखो वात के गुण में क्या बताया गया है। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान एक यानी कि अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 59 उनमें बताया वात के 7 गुण। 7 गुण कौन कौन से होता है। पहला रूक्ष, दूसरा शीत, पहला रूक्ष हो गया, दूसरा शीत हो गया, तीसरा लघु हो गया, चौथा सूक्ष्म हो गया, पांचवा चलो हो गया, छठा विशद हो गया, सातवां खर हो गया। ये 7 गुण बताए हैं। अब देखो यहाँ पर इन चारों का मतलब कैसे समझ सकते हैं हम। देखो पहला है रूक्ष। रूक्ष जैसे आपकी त्वचा रूक्ष हो जाती है ना, त्वचा रूक्ष हो गई, सूखी सूखी सी हो गई, इसको बोलते हैं रूक्ष। दूसरा होता है शीत यानी शीत यानी वात कैसी होता है, जो वात होता है वो होता है शीत यानी ठंडा होता है, थोड़ा शीत। और लघु होता है, लघु मतलब हल्का होता है, वात के गुण है ये, हल्का होता है। सूक्ष्म मतलब छोटा होता है। चलो मतलब मूवमेंट कराता है। विशद मतलब क्लियरनेस कराने का काम भी वात करता है। एंड खर जो रफ होती है, थोड़ी खुरदुरी होती है, वो भी कौन सी होती है, वात। देखो यहाँ पर क्या बताया है, वात के 7 गुण बताए। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 1 में वात के 7 गुण बताए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ की आचार्य चरक ने ही सूत्र स्थान अध्याय नंबर 12 में वात के 6 गुण बताए हैं। देखो दोनों चीज आपको समझने की एमसीक्यू के लिए फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है कि वात के, अगर आपसे पूछे कि अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक वात के कितने गुण होते हैं, अगर वो बोले कि चरक सूत्र स्थान 1 में तो वात के 7 गुण होते हैं, ठीक है। अगर बोले चरक सूत्र स्थान 12 में तो वात के 6 गुण होते हैं। लेकिन अगर आपसे कुछ भी ना दिया जाए, केवल यही पूछ ले तो वात के क्या गुण है, फिर आप देखना कि जो एमसीक्यू मतलब मल्टीपल ऑप्शन है उसमें 7 दिया गया है, 6 दिया गया है। अगर दोनों दिया जाए तो दोनों लगाना है, अगर कोई एक दिया जाए तो एक लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं देगा कि 7 भी दे दे, 6 भी दे दे, न नॉन दे ना बोथ ऑफ दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वात के गुण क्या है, रूक्ष, शीत्र, लघु, सूक्ष्म, ससूक्ष्म, चलो, हस्त, विशद, घर। विपरीत गुण द्रव्य यानी कि विपरीत गुणों वाले द्रव्य वायु को समन करते हैं। मतलब जो इनके विपरीत गुण वाले द्रव्य, जैसे 7 गुण बता दिए, यह आचार्य चरक ने वात के 7 गुण बताए। अगर इनके विपरीत कोई भी द्रव्य दोगे तो वो वात का शमन करते हैं। देखो 3 चीज होती है, एक होती है परसम, एक होता है प्रकोप और एक होता है शमन, यानी ठीक। अब देखो, अब मैंने ये पहले भी बताया, अभी दूसरे वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि कौन सी ऋतु में किस दोष का प्रकोप होता है। जैसे वर्षा ऋतु में वात दोष का प्रकोप होता है, तो अब उसका समन कौन सा होगा, वर्षा से अगली वाली ऋतु में यानी शरद ऋतु में इसका समन होगा। तो यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर हमको ये समझना है कि आचार्य चरक के अनुसार अध्याय नंबर 1 में वात के 7 गुण बताए गए हैं, और इन 7 गुणों के विपरीत अगर आप कोई भी द्रव्य का सेवन करते हो तो ये क्या करेंगे, वात का समन करेंगे। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, जैसे पहला है रूक्ष खाना खाने की, रूक्ष द्रव्य की वजह से। लेकिन आप इसका अपोजिट कर दो, आप गुरु खाना खाओ, शीत यानी शीत की जगह आप उष्ण चीज खाओ, ठीक है। लघु की जगह गुरु खाओ, सूक्ष्म की जगह और अच्छा तगड़ा खाना खाओ, ठीक है। ऐसे आर बी आर का सेवन करो जो कफ का वृद्धि, मतलब अगर आप इनके विपरीत आर बी आर का सेवन करोगे तो आपकी बॉडी में वात का समन हो जाएगा, यानी वात का समन हो जाएगा। तो ये वात के 7 गुण का वर्णन है आचार्य चरक के अनुसार सूत्र स्थान 1 में। अब सूत्र स्थान 12 में देखते हैं आचार्य चरक ने क्या कहा है कि रूक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विशदा सड़ी में वात गुण भवंती। यानी कि रूक्ष हो गया पहला, दूसरा लघु हो गया, तीसरा शीत हो गया, चौथा दारुण हो गया, पांचवा खर हो गया, छठा विशद हो गया। ये 6 गुण बताए, यानी सड़ी में वात गुण भवंती, यानी ये 6 गुण होते हैं। देखो इनमें क्या है, जो पहले 7 गुण बताए थे उन्होंने सूक्ष्म और चल बताए थे, लेकिन यहाँ इस वाले श्लोक में सूक्ष्म और चल आपको कहीं नहीं दिख रहे होंगे, सूक्ष्म और चल कहीं नहीं दिख रहे होंगे। इनमें एक गुण एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, वो है दारुण। देखो आपको अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, देखो पहले वाले श्लोक में कितने गुण बताए, 7, पहले वाले श्लोक में 7 बताए, और इसमें कह रहा है कि 2 हटा दिए, इसमें 2 हटा दिए, यानी कितने रह गए, 5 रह गए। लेकिन एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, जो कौन सा है, दारुण, तो कितने हो गए, 6। इस तरह से अभी 2 कौन से हटाए थे भाई, ये 2 कौन से हटाए थे, इसमें से 2 कौन से हटाए थे, 2 हटाए थे, सूक्ष्म और चल। तो इस तरह से हमारे ये 6 गुण हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आता है एक एडिशनल दारुण का मतलब क्या होता है, दारुण का मतलब होता है दरारें। जैसे आपकी स्किन फट जाती है तो स्किन में दरारें आ जाती है ना, स्किन कठोर हो जाती है, तो दारुण इस तरह का गुण होता है। यानी वात की वजह से जो आपकी स्किन है वो दरारें आ जाती है, फट जाती है। जैसे आपने देखा भी होगा कि जब हवाएं चलते हैं जो आपके लिप्स होते हैं वो फट जाते हैं, तो वो बोलते हैं ना कि ठंडी हवा की वजह से, वायु की वजह से हमारे जो होठ है वो फट गए हैं। तो ये जो दारुण है वो भी किसका गुण होता है, वात का गुण होता है। अब हम देखते हैं एक और श्लोक हमारे अष्टांग सूत्र स्थान, यानी अष्टांग हृदय में जो दिया गया है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 में,
कि तत्र रुक्षो लघु शीतकर स सूक्ष्म चलो अनिला। इसमें 6 गुण बताए है, यानी कि रुक्ष होती है, लघु होती है, शीत होती है, खर होती है, सूक्ष्म होती है, चल होती है और अनिल। अनिल ये क्या है, 6 गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दो पर्याय, अगर इन श्लोक को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर 2 पर्याय होती है। मारुत ये वात का पर्याय होता है और दूसरा अनिल ये भी वात का पर्याय होता है। यहाँ पर हमारे पर्याय भी क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं वात के स्थान, मतलब वात कहाँ कहाँ पर होता है। वैसे तो वात हमारी पूरी बॉडी में होता है, लेकिन कुछ यहाँ पर मुख्य स्थान बताए हैं जहाँ पर वात विशेष रूप से रहता है। जैसे एक श्लोक आया है आचार्य चरक के अनुसार। देखो हम क्रिया शरीर में जो भी श्लोक देखते हैं और ज़्यादातर जो भी डेफिनेशन देखते हैं वो आचार्य चरक के अनुसार ही देखते हैं, और जब रचना शरीर में देखते हैं वो आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये श्लोक है वात का स्थान वो भी हम आचार्य चरक के अनुसार देखेंगे। जो श्लोक क्या है, वस्ती पुरीधान कटी सक्थ्यनि पाद वस्त्यनि पक्वास वात स्थानी तत्र आदि पक्वासियो विशेष ना वात स्थानम। देखो श्लोक को सबसे अच्छा है समझने का, श्लोक के सारे वर्ड का मतलब लिख लो। जैसे मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, वस्ती का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर, और पुरीधान का मतलब होता है रेक्टम जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, और कटी होता है पेल्विक रीजन यानी जो हिप वाला एरिया है, यानी हिप से जो एरिया वो उसको हम पेल्विक रीजन बोलते हैं। ठीक, फिर आता है सक्तनी यहाँ पर होता है जंगा, यानी थाई बोल दो या जंगा बोल दो एक ही बात है। फिर होता है पाद मतलब पैर, हस्तपाद हस्तानी हाथ, पाद मतलब पैर। और यहाँ पर दूसरा अस्थि, क्या बताया गया है, अस्थि यानी बोन्स। और फिर है पक्वासम किसको बोलते हैं, पक्वासम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, यहाँ पर पक्वासक मतलब लार्ज इंटेस्टाइन है, वात स्थान यानी वात के स्थान होते हैं। ठीक, देखो वात के स्थान क्या बताया है कि वस्ती पुरीधान कटी सक्तनी पाद व स्थानी पक्वास वात स्थानी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितने स्थान बताए, मुख्य 7 स्थान बताए जहाँ पर हमारा वात रहता है। अब देखो मैंने हर एक वर्ड का मतलब लिख दिया, क्या आप इसका श्लोक का मतलब नहीं समझ सकते, एक बार पढ़ के देखो। देखो वस्ती यानी कि वात का स्थान कहाँ पर है, वस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर, पुरीधान यानी कि रेक्टम, और पेल्विक रीजन कटी यानी पेल्विक रीजन में है, सक्तनी यानी थाई में, पादवस्थानी पैर में, अस्थि में, लार्ज इंटेस्टाइन में। इन सभी में हमारा वात का स्थान होता है। फिर अगली लाइन पढ़ो, तत्रापि यद्यपि पक्वासो यानी लार्ज इंटेस्टाइन विशेषण वात स्थानम। और जो पक्वासे को कहा गया है वो विशेष वात स्थान कहा गया है, यानी जो पक्वासा होता है ये विशेष। देखो पहला तो पॉइंट ये समझो, जो वात होता है वो पूरी बॉडी में होता है। फिर दूसरा पॉइंट ये समझो, जनरली जो वात है अधिकतर कहाँ पर रहता है, इन स्थानों पर, और इनमें भी मेन रूप से कहाँ किस में रहता है, पक्वासे में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अब आगे फिर हम देखते हैं। देखो यहाँ पर एक नोट है, आचार्य चरक ने वात को सर्व शरीर चरास्तु करते हुए वात का स्थान संपूर्ण शरीर में कहा है, ये जैसे कि हमने अभी आपको बताया है। अब देखो ये तो हो गया इतना, ये आपके श्लोक हो गया। आपको याद कैसे रखना है ये श्लोक, देखो जो मैं श्लोक लिख रहा हूँ जनरली वही श्लोक लिखता हूँ जो आपको याद करने हैं। ठीक है, अब इस श्लोक को आप कैसे याद करोगे, देखो इसके लिए मैंने कुछ निमोनिक बनाया है कि बापू कसके पाता है पूरा। देखो आप इस ट्रिक को थोड़ा ऐसे जज मत करना, बस मैंने बनाया है। देखो कैसे बनाया है कि बापू ये जो बापू आप महात्मा गांधी को समझ सकते हो, किसी को भी समझ सकते हो कि बापू किसके कसके पाता है पूरा। तो बै से क्या हो जाएगा, बै से बस्ती हो जाएगा, और यह इससे बस्ती हो जाएगा। जो पू आएगा इससे पुरीस हो जाएगा। ठीक, और कैसे कटी हो जाएगा, और इससे सक्तनी हो जाएगा, और पाद से पादवस्तनी हो जाएगा, पाद व अस्तनी, और पै से क्या हो जाएगा, पकवास है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, बाबू कसके पाता है पूरा। ठीक है, अगर आपको नहीं अच्छा लगा हो तो आप जनरली भी आप याद कर सकते हो श्लोक को। देखो इसे निमोनिक से होगा क्या, अगर आपको एग्जाम टाइम पे श्लोक याद ना आए तो ये ट्रिक याद आ जाए, तो नॉर्मली आप वस्ती परिधान कटी ऐसे नॉर्मल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वैसे तो आपको बिना श्लोक के भी मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन आप श्लोक लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो थोड़ा नंबर भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं वात के कर्म के बारे में। देखो जो वात का कर्म है ये हमने कहाँ पर देखा था डिटेल में, बेसिक वाली वीडियो में, बेसिक वाली और नहीं उससे अगली वाली वीडियो में, यानी 200 का जो सामान्य विवरण करा था उन्होंने 200 के बारे में, तो वहाँ पर वात के कर्म लिखे थे। ठीक है, वात के 6 के लक्षण, वृद्धि के लक्षण, प्राकृतिक कर्म सभी वहाँ पर देखे थे। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार फिजियोलॉजी को आप सीक्वेंस से पढ़िए, जितना आप सीक्वेंस से पढ़ोगे उतना कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होते चले जाएंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं
इसलिए बता रहा हूँ तो क्योंकि मैंने लिखा भी इसीलिए है, क्या कि जब आप वात के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि वात के स्थान कौन से, वात के कर्म क्या है, वात के 5 प्रकार क्या है। ठीक है, अगर आप कहीं एक जगह इसलिए लिख देते ताकि आप एग्जाम में इनको लिख सके, याद आ सके और अच्छे नंबर मिल सके। चलो आपको इसको थोड़ा मतलब समझा देता हूँ। वात का कर्म पहला है उत्साह। उत्साह का मतलब होता है कोई भी काम करने के लिए आपके लिए जो इंस्पिरेशन आ रहा है, क्यूरियोसिटी होती है, वो किसकी वजह से आती है, वो वात की वजह से आती है, वही वात का कार्य होता है। फिर होता है उच्छ्वास। उच्छ्वास यानी इंस्पिरेशन। देखो, उच्छ्वास एंड निश्वास। उच्छ्वास होता है, एक होता है निश्वास। निश्वास, उच्छ्वास और निश्वास दो टर्म आते हैं, एक आता है उच्छ्वास, एक आता है निश्वास। उच्छ्वास और निश्वास मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, यानी कि आप ऑक्सीजन को इंस्पिरेशन करते हो और CO2 का एक्सपायरेशन करते हो, तो वो भी किसकी वजह से कर पाते हो, वात की वजह से कर पाते हो। फिर आता है चेष्टा। चेष्टा मतलब एक्टिविटीज। चेष्टा मतलब क्या होता है, अब एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज, चाहे आपकी, देखो, एक होती है फिजिकल एक्टिविटीज, दौड़ने की, बोलने की, करने की, ठीक, एक होती है फिजिक, एक होती है मानसिक एक्टिविटीज। ठीक, मानसिक मतलब मन की एक्टिविटीज, आपके मन में कितनी बातें चलती रहती है। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, आप सोच रहे हो कहीं और का। टीचर पढ़ा रहा बोर्ड पे, आप सोच रहे हो कहीं अपने ही मन, अपने मन के ख्यालों में खो रहे हो। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक्टिविटी या चेष्टा। फिर आता है धातु गति। देखो धातु गति, धातु गति मतलब जो भी आपके दो धातु मल है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग होना। ठीक है, वो भी कौन कराता है, वात ही कराता है। अब जैसे जैसे मल हो गए, वे दो धातु मल है, उनके एक प्रॉपर फंक्शन कौन कराता है, हमारा वात कराता है। जो हमने अभी पढ़ा था, अभी कफ पंगु मल, कफ पंगु वाले में अभी देखा था, इस लोग कफ पंगु, मल पंगु, कफ पंगु, पित्त पंगु, कफ पंगु। ठीक है, पंगु मल धातु, ये जो श्लोक पढ़ा था, तो वहां पर भी हमने आपको समझाया था। जैसे कि मल आदि द्रव्य को भी कह रहा है अगर गति करानी है तो वो भी किसकी वजह से करा पाते हो, वायु की वजह से। धातु की जो गति कराते हो वायु की वजह से। जैसे पूरी इसका अगर आपको बाहर निकालना है बॉडी की वजह से, तो वो बॉडी की वजह से नहीं, बॉडी में से, तो वो किसकी वजह से निकाल पाते हो आप, वायु की वजह से। स्पेशली कौन सी वायु, अपान वायु की वजह से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं समूह मोक्षो। धातु गति समा मतलब धातु गति सम मतलब जितनी भी धातु होती है हमारी या फिर हमारे मल होते हैं उनको बैलेंस करने का काम कौन करता है, यानी बैलेंस रखता है वात। फिर सम मोक्षो गतिमता। गतिमता वायु, यानी गतिमता मतलब क्या है, जो मल आदि द्रव्य है जिनको शरीर से निकालना आप सके, जो मैंने पॉइंट आपको इसी में बता दिया। ठीक है, उनको भी क्या निकालने का काम कौन कराता है, वायु ही कराती है। फिर आता है कर्म। कर्म आदि विकार जन्म, और इनका जो ये इन वायु का कर्म होता है। देखो ये हो गए हमारे वात के कर्म। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वात के भेद। देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना इसमें यही होता है वात के भेद। अगर आपको वात का चैप्टर आए ना कि वात के बारे में लिखे, तो 3 चीज आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। पहला वात के स्थान, दूसरा वात के प्राकृतिक कार्य, और उसी में कह रहा है कि वात के 6 अवस्था और 6 अवस्था भी, जो हमने पहले वाले वीडियो में बता दिए। इसमें हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, बार बार लिखने से फिर आपको ऐसा लगता है कि वो मतलब इसमें भी है उसमें भी है, बहुत एक्स्ट्रा नोट्स हो गए हैं, इतना कैसे पढ़ेंगे। तो मैंने कम ही लिखने की कोशिश करता हूँ, और मैं लिखता प्रॉपर हूँ। जितना हमारे सिलेबस में दिया गया है उतना हम कवर करने की कोशिश पूरा करते हैं, ताकि आपकी कोई भी चीज़ छूटे ना और आप पैनिक ना करो। फिर हम पढ़ते हैं वात के भेद के बारे में। जैसे वात के 5 भेद होते हैं, प्राण वायु, उदान वायु, सम्मान वायु, व्यान वायु, अपान वायु। पांचों आपको सीक्वेंस से याद करने हैं, और सीक्वेंस से याद करने के लिए हमने आपके लिए ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है, पुष्पा। भाई जैसे कि आजकल पुष्पा फिल्म बहुत फेमस हो रही है, ठीक है, तो पुष्पा से हमने क्या बना दिया, पुष्पा बना दिया। अब वह क्यों है, क्योंकि वह फोर वात होता है, तो आपको ट्रिक से पता तो होना चाहिए ट्रिक किसकी है। तो वी से आपको याद हो जाएगा कि वी क्या है, वात के लिए, यानी पी से क्या हो जाएगा प्राण वायु, यू से क्या हो जाएगा उदान वायु, एस से क्या हो जाएगा समान वायु, वी से क्या हो जाएगा व्यान वायु, और ए से क्या हो जाएगा अपान वायु। तो इस तरह से वात के आपको 5 भेद याद हो जाएंगे। ठीक, और किसने दिए, आचार्य चरक ने। देखो आचार्य चरक ने दिए हैं वात के भेद। जब हम पित्त पढ़ेंगे वो सुश्रुत ने दिए हैं, जब हम कफ पढ़ेंगे तो वो भी दूसरा आचार्य ने दिए। तो ये जितने भी पात है, पित्त, कफ, अलग अलग आचार्य ने वात यानी त्रिदोषों के जो वेद बताए वो अलग अलग आचार्य ने बताए। तो इसलिए आपको याद करना होगा जो वात है वो किसने याद किया है, आचार्य चरक ने। लास्ट में हम ट्रिक भी बता देंगे सबको याद करने की, लेकिन आप फिजिकली जितना याद करोगे तो इतना बेटर होता है। तो आपने याद कर लिया कि वात के 5 भेद अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक कौन कौन से होते हैं, पुष्पा, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्राण वायु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक आया प्राण वायु में, स्थान प्राणस्य मूर्धा उरु कंठ जीवा आस्य नासिका पृष्ठीवन छब्दु उदागर श्रास सुवास मतलब श्वास और आहार आदि कर्म च।
अब देखो, यहाँ पर श्लोक की 2 लाइन दी गई है। जो पहली लाइन है वो हमें कर्म स्थान के बारे में बताती है। वो हमें किसके बारे में बताती है कि प्राणवायु का स्थान कहाँ पर होता है। दूसरा बताता है कि प्राणवायु के फंक्शन या कर्म क्या होते हैं। तो पहली लाइन हम स्थान देख लेते हैं कि प्राणवायु कहाँ पर होता है। तो स्थान प्राणस्य है, यानी प्राणवायु का स्थान कहाँ पर है, मूर्धा और उर, कंठ, जीवा, आस्य, नासिका। ये तो होगा संस्कृत में कि कहाँ कहाँ पर हमारी प्राणवायु रहती है। लेकिन हमें हिंदी में देखना है कि मतलब क्या है। मूर्धा का क्या मतलब है। मूर्धा का मतलब है मस्तिष्क, सिर या हेड। ठीक है, वहाँ पर प्राणवायु बताई गई है। ठीक है, वैसे भी आप याद रख सकते हो भाई मस्तिष्क में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो काम करा रहा है न्यूरॉन्स का, वो कौन कराता है, वात की वजह से। तो यानी कि मूर्धा मस्तिष्क में तो होगी ही प्राणवायु। ठीक, ऐसे एक मैंने बताया। वैसे नहीं तो मैं इनकी ट्रिक भी बताऊंगा, अभी आप याद कर लीजिए कि प्राणवायु का जो स्थान है वो कहाँ पर बताया है, मूर्धा यानी मस्तिष्क में। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो जो आपके प्राण है वो कहाँ पर रहते हैं, आपके मस्तिष्क में रहते हैं। वहाँ चोट लग गई तो भाई खेल खत्म हो जाता है। फिर दूसरा है उरु। उर मतलब चेस्ट। देखो, एक होता है उर, एक होता है उरु। उरु हम थाई को बोलते हैं, उर हम चेस्ट को बोलते हैं। देखो, आपको ना जो शब्द आते हैं आयुर्वेद के उनमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई कई शब्दों के कई कई मतलब होते हैं। जैसे पकवासा का मतलब कहीं स्टोमच भी हो जाता है, कहीं लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है, कहीं रेक्टम भी होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कहाँ पर किस चीज़ का क्या मतलब है। अब शब्दों में पता होना चाहिए। जैसे उर आ गया, फिर उरु आ गया, यही सब चीज़ तो आपको बीएमएस में पढ़नी होती है। जैसे उर और उरु में क्या है भाई, उर हो गया चेस्ट वाला रीजन और उरु हो गया थाई वाला रीजन। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे एमसीक्यू में पूछ लिया था कि प्राणवायु का स्थान कहाँ पर है, तो उरु आ जाता तो आप उरु जल्दी से मार देते। आप ये नहीं सोचते कि उरु और उर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते उर। उर क्या होता है, चेस्ट वाला रीजन। ठीक है, फिर कंठ। कंठ है जो लैरिंग्स है आपके, यहाँ लैरिंग्स प्रेजेंट होता है ट्रेकिया में। फिर जीवा यानी टंग की बात कर रहा है। फिर आता है हमारे पास आस्य। आस्य यानी मुख। फिर नासिका। नासिका यानी जो नोज है। ये यहाँ पर देखो कौन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर प्राणवायु के स्थान बताए गए। मतलब 6 स्थान बताए जहाँ पर प्राणवायु रहती है। अब उनको कैसे याद कर सकते हो, इनको आप ऐसे याद कर सकते हो, मकाजान। मकाजान सुनो, इस तरह से आप करो। देखो, मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ तो आपको याद हो जाए, और आपकी मर्जी, आप कैसे भी याद कर सकते हो। देखो, मका से क्या हो जाएगा, मूर्धा। ठीक, मूर्धा और कैसे क्या हो जाएगा, कंठ। ठीक, कंठ। जे से क्या हो जाएगा, जीवा। जान से क्या हो जाएगा, जीवा। और यहाँ पर जो नया आ रहा है इससे क्या हो जाएगा, नास्य। और इस जो बीच में इससे क्या हो जाएगा, आस्य। यानी कि मूर्धा और कंठ, जीवा, आस्य और नासिका, इस तरह से हो जाएगा। मका जान सुनो। अब आगे सुनो क्या क्या कहते हैं वो, कि तुम में मेरी प्राण बसते हैं। भाई कोई भी हस्बैंड है या कोई भी वाइफ है, वो क्या कह रही है अपने, देखो मान लो कोई वाइफ है, वो अपने हस्बैंड से कह रही है, मक्का जान सुनो, तुम में हमारे प्राण बसते हैं। ठीक है, मक्का जान से क्या याद रख लोगे आप, पूरे पूरे आपके 6 पॉइंट याद रख लोगे जहाँ पर प्राणवायु रहती है। और प्राण से क्या याद रख लोगे कि जो ये 6 स्थान है वो किसके, प्राणवायु के। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, और आपकी मर्जी है, आपको श्लोक याद करना है तो जो बेस्ट लगे वो करिए। फिर हम बात करते हैं इसके कर्म के बारे में। तो इसका कर्म क्या बताया, पिष्टिवन, छब्दु, उदागर, श्वास, आहार आदि कर्म से। पिष्टिवन का मतलब होता है थूकना, यानी जो थूकने का जो भी कार्य होता है वो किसकी वजह से करते हो आप, प्राणवायु की वजह से। और छब्दु जो छींक आ रही है वो भी प्राणवायु से। उद्गार जो डकार आती है वो भी प्राणवायु की वजह से। जो आप सांस लेते हो वो भी किसकी वजह से, प्राणवायु की वजह से। जो आप आहार को निगलते हो उसमें भी कौन सी वायु रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी प्राणवायु रिस्पॉन्सिबल होती है। ये सारे कर्म किसके होते हैं, ये होते हैं प्राणवायु के। दो, एक कर्म, 2 3 4 5, यहाँ पर ये टोटल 5 कर्म बताए जो प्राणवायु के हैं। जिनमें से मैं आहार तो मैं कई बार बता चुका हूँ। आहार को निकलने के लिए आपकी जो प्राणवायु होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, अब देखो, आपने एक चीज़ अगर इसमें अच्छे से नोटिस करी होगी, ऑब्जर्व करी होगी, तो जितने भी फंक्शन आ रहे हैं ना वो आपके क्लेविकल से ऊपर के आ रहे हैं। ठीक है, चाहे स्थान की बात कर लूँ, चाहे मैं इसके फंक्शन की बात कर लूँ। जैसे मैं स्थान की बात करूँ, क्लेविकल से ऊपर यानी नेक के ऊपर वाला रीजन, जैसे मूर्धा मस्तिष्क भी ऊपर है, चेस्ट एक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा नीचे है। नहीं तो कंठ हो गया, जीवा हो गया, मुख हो गया, नोज हो गया, जो स्थान है वो कहीं ना कहीं क्लेविकल से ऊपर है। या आप ऐसे मान लो चेस्ट के ऊपर जितने भी है ना, जितने भी स्थान है वो किसके बताए गए, प्राणवायु के। और अगर आप फंक्शन की बात करो तो वो भी ऊपर के ही है हमारे नेक से। जैसे कि थूकना हो गया, छींकना हो गया, डकार लेना हो गया, सांस लेना हो गया, खाना लेना हो गया, वो सारे फंक्शन कहाँ से, मुख से रिलेटेड जुड़े हुए, मुख और नाक से। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, याद करने की टेक्निक है। ठीक, बाद में होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, आपको पता ही नहीं लगता प्राणवायु कौन सी थी, उदान वायु कौन सी थी। लेकिन अगर आप
डिफरेंशिएट करोगे, कहीं ना कहीं कुछ टेक्निक जोड़ोगे तो तभी आपको चीज़ें याद रहती है। फिर आती है इसमें एक मैकेनिज्म क्या है, देखो ये हमारी आचार्य सारंगधर ने मैकेनिज्म बताई है कि किस तरह से आप ऑक्सीजन को लेते हो और CO2 को छोड़ते हो। ठीक है, अगर आपको ये श्लोक याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो आप मत करना। अगर ये श्लोक आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखो चलो आइए श्लोक को पढ़ते हैं पहले। तो पहले बताया नाभियस्त प्राण पवन स्पृष्ट व हृतिक कमलांतरम कंठाद बहु विन्यत्य पातु विष्णु पादम आत्रम। देखो तो यहाँ पर इनको देखिए ना, दो चीज में तोड़ते हैं हम, पहला एक्सपिरेशन दूसरा इंस्पिरेशन। तो पहला हम जो पढ़ेंगे ना, पहला पढ़ेंगे हम एक्सपिरेशन। आचार्य सारंगधर ने क्या बताया है कि नाभि अस्त प्राण पवन स्पृष्ट व हृतिक कमल आंद्रम, यानी कि जो नाभि में स्थित प्राणवायु होती है। देखो पहले प्राणवायु का स्थान कहाँ पर बताया आचार्य सारंगधर के अनुसार, जो नाभि का स्थान है वो कहाँ, सॉरी जो प्राणवायु का स्थान है वो कहाँ पर होता है, नाभि में होता है। तो नाभि में से जो प्राणवायु आती है वो किसको टच करती है, वो आपके हर्तिक यानी हर्तिक कमलांतरम। हर्तिक कमलांतर का मतलब अधोमुखी, मतलब आधे मुख की तरह, जैसे कमल के समूह, जैसे कमल स्वरूप होता है ना, जैसे कमल आधा खिला हुआ होता है तो उसके समान बताया गया कि अधोमुखी कमल स्वरूप हृदय को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। देखो समझो बात को, क्या बताया है आचार्य सारंगधर ने। पहले तो ये बताया जो प्राणवायु है वो हमारे नाभि में रहती है और नाभि से निकल कर वो हमारे हृदय को टच करती है और हृदय को टच करके वो बाहर निकलती है। बाहर कहाँ पर निकलती है, हमारे कंठ से निकलती है। कंठात बहुवी विनयति, हमारी कंठ से बाहर निकलती है। पातु विष्णु पादात्रम, पातु विष्णु आद्रम को कहने का मतलब है जो स्वर्ग में रहने वाले विष्णु के पैर आकाश में रहते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप ऐसा ना समझो तो आप डायरेक्टली ये समझ सकते हो कि किसकी बात कर रहा है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर यानी कि जो आप ऑक्सीजन छोड़ते हो कहाँ पर छोड़ते हो, एटमॉस्फेयर में। और इस एटमॉस्फेयर को क्या बताया है कि विष्णु के पादात्रम, मतलब भगवान विष्णु के जो पैर होते हैं ना इस एटमॉस्फेयर में होते हैं। इसलिए बोल दिया कि जो कहाँ पर होते हैं, विष्णु के पाद में आत्रम, यानी विष्णु के जो पैर होते हैं एटमॉस्फेयर में होते हैं, वहाँ से जाके वो ऑक्सीजन वो मिलती है। तो फिर से समझिए आचार्य सारंगधर ने क्या बताया, जो प्राणवायु है वो हमारे नाभि में स्थित रहती है और वो नाभि से जब निकलती है तो वो हमारे हृदय को टच करती है और हृदय को टच करती हुई फिर वो कंठ से निकलते हुए हृदय होते हुई कंठ में आती है और कंठ से होते हुए बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद जो विष्णु के पैर होते हैं एटमॉस्फेयर में उसको जाकर टच करती है। आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि एटमॉस्फेयर में वो जाके मिल जाती है, जिसको हमारे आयुर्वेद में बोला गया है जो विष्णु जी के जो स्वर्ग में रहते हैं उनके जो पैर है वो एटमॉस्फेयर में होते हैं, जिनको वो टच करती है, जिनको वो क्या करती है, टच करती है। और टच करने के मतलब टच करती मतलब उनको छूती है। तो ये तो होगा हमारा एक्सपिरेशन। अब हम बात करते हैं इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन क्या है, पीतवा चंबर पीयूष पुनरयाति वेगात प्रीनियन देह में खिलम जीवम च जठरनालम। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, पीतवा चंबर पीयूष। पीतवा चंबर पीयूष को आप डायरेक्टली क्या समझो, आकाश समझो। ठीक है, आकाश समझो। ठीक है, आकाश में जो शुद्ध वायु होती है पुनः रहित वेगात मतलब एक्टिवली यानी कि देखो इंस्पिरेशन एक्टिवली होता है ना, मैंने पहले ही बताया जो इंस्पिरेशन होता है वो एक्टिवली होता है। तो पहले हुआ क्या, जो आकाश में जो शुद्ध वायु थी, मतलब शुद्ध वायु कैसे हुई कि विष्णु जी के पैर से जाके टच कर गई तो वहां से वो जाके शुद्ध हो गई, क्योंकि विष्णु जी को हम क्या मानते हैं, पैर मतलब अमृत है, अमृत के समान है। तो वहां से टच करने के बाद वो शुद्ध हो गई। तो उसके बाद जो आकाश में शुद्ध वायु है वो पुनः मतलब फिर से हमारे क्या आती है, हमारी बॉडी में आती है। कैसे आती है, वेग आता है, यानी एक्टिवली आती है, मतलब उसके लिए हमें एनर्जी लेनी पड़ेगी तब जाके वो हमारे अंदर आएगी। ठीक, प्रेरण देहमुखली, इस तरह से जो प्राणवायु हमारे अंदर आती है और जीवों का क्या करती है, बस प्रीणन करने का काम करते हैं। मतलब शरीर को या फिर जठराग्नि को क्या करती है, प्रीणन प्राणवायु द्वारा होता है। देखो यहाँ पर जीव हो गया और जठराग्नि हो गया। जीव यानी जो जीवात्मा हो गई और जनरल मतलब जठराग्नि हो गया, इनका परिणन करने का, परिणन का मतलब होता है नरिशमेंट करने का काम कौन करती है, हमारी प्राणवायु करती है। अब हम बात करते हैं उदान वायु के बारे में। देखो उदानस्य पुनः स्थान नाभ्यम उरम कंठ एवं च। देखो मैंने जैसे पहले बताया था, पहली जो लाइन होती है वो स्थान बताती है, दूसरी जो लाइन होती है वो कर्म बताती है। तो पहली लाइन स्थान क्या बताया, उदानस्य पुनः स्थान, मतलब उदानस्य का फिर से स्थान कहाँ पर बताया गया है, नाभ्य उर कंठ एवं च। तीन स्थान बताए, एक नाभि, एक उर और एक कंठ।
नाभ्य और कंठ, नाभ्य और कंठ, नाभ्य और कंठ, फिर से बोलो, नाभ्य और कंठ, नाभ्य और कंठ। तो नाभ्य को हम क्या बोलते हैं, अम्बलाइकस वाला जो रीजन होता है। अब उर को हम क्या कहते हैं भाई, चेस्ट वाला जो रीजन होता है। और कंठ हमारा भाई लैरिंग्स, या कंठ को आप ट्रेकिया भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3 रीजन बताए देखो। लेकिन अगर आपको ये श्लोक समझ में नहीं आया, क्योंकि इसकी पहली लाइन क्या थी, इसकी पहली लाइन थी उदान से पुनः स्थान, मतलब उदान का फिर से स्थान कहाँ पर होता है, फिर से, मतलब फिर से क्यों बोला, फिर से क्यों बोला, क्योंकि जो प्राण वायु का स्थान था वो भी कहाँ पर था हमारा, उर में, यानी चेस्ट में। और उदान वायु का भी स्थान कहाँ पर बोल दिया, चेस्ट में बोल दिया, उर में बोल दिया, यानी उर के लिए आया है। ये बोला गया ना, उदान से पुनः स्थान, यानी उदान का फिर से स्थान कहाँ पर होता है, उर में। प्राणवायु का तो उर में होता ही है, लेकिन यहाँ पर उदान वायु का भी उर में बताया है। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए भाई, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे एमसीक्यू बनेंगे ना तो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उदान वायु का स्थान कहाँ पर होता है, मतलब ऐसी 2 वायु कौन सी है जिनका स्थान उर में होता है, तो आपको याद रखना प्राण वायु या उदान वायु, ठीक। तो इसलिए बोला गया है उदान से पुनः स्थान नाभ्य मूल कंठ एवं च। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इसकी क्या ट्रिक है सर, इसके भी सर ट्रिक बता दीजिए। देखो आप ऐसा याद कर सकते हो कि उदाहरण से कह रहे हो उठने या उड़ने के बाद, मतलब लोग जब ऊंचे उड़ जाते हैं तो आपकी नाक में दम कर देते हैं, मतलब जब लोग बड़े बन जाते हैं भाई वही तो करते हैं, फिर आपको नीचा फील कराते हैं, छोटा फील कराते हैं। तो ऐसा रखना, जब लोग उठ जाते हैं या उड़ने लगते हैं तो आपकी नाक में दम कर देते हैं, तो नाक में दम कर, नाक में दम याद रखना, आप नाक में रखना, नाक ने से क्या हो जाएगा, नाभ्य उर, नाभ्य और उर, और कैसे क्या हो जाएगा, कंठ। देखो अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसे इसके नाम से भी कर सकते हो। नाम से कैसे कर सकते हो सर, देखो यहाँ पे ये ऐसे उ आ रहा है तो इससे तो आप उर याद रख सकते हो, उर। और यहाँ पे नया आ रहा है तो इससे आप क्या रख सकते हो, इससे नाभ्य रख सकते हो, नाभ्य उर, तो इससे ही कंप्लीट हो गया ना। तो क्या और बचा, कंठ और बचा, तो आप उदक याद रख, जैसे उदान है तो उदक कर लो ना, उदक कर लो भाई। यहाँ से क्या हो जाएगा, उर हो जाएगा, फिर ये रह जाएगा ना। देखो 2 तो इससे हो जाएंगे, एक तो उर हो जाएगा, एक हो जाएगा नाभ्य। मैं सोच रहा हूँ कि ये कंठ भी किस तरह से कवर हो जाए इसमें। चलो देखते हैं, अगर कोई ट्रिक बनेगी तो मैं अपलोड करूँगा शॉर्ट में, नहीं तो आप बनाने की कोशिश करना। देखो इसी तरह बनाने की कोशिश करना, तो आपको एक स्पेशली याद रहे उदान वायु कहाँ पर होती है, प्राण वायु कहाँ पर होती है। क्योंकि आपने श्लोक याद करा, आपको फिर भी याद नहीं रहेगी। देखो श्लोक याद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने समझी नहीं ना वो चीज़ कि कहाँ पर होती है, रिलेट नहीं करा, तो आपको बिल्कुल नहीं याद आती वो चीज़, ठीक। फिर तो बस वही है कि याद था, जितनी देर तक आपकी मेमोरी ने वो चीज़ याद करी तब तक याद रहा, और उसके बाद जय माता दी। फिर हम बोलते हैं समान वायु, फिर हम तीसरी वायु के बारे में बोलते नहीं, देखो मैं जय माता दी में खो गया। तो हम तीसरी वायु के बारे में पढ़ते हैं, तो तीसरी वायु कौन सी होती है, समान वायु। तो समान वायु में क्या श्लोक है, सुवेद दोषो अम्बो वाहिनी स्रोतांशी समधिष्ट। तो क्या श्लोक आया है, देखो देखो पहला आया है स्वेद, स्वेद व स्रोतस, स्वेद 200 अम्बो वाहिनी स्रोतांशी, यानी कि इसमें स्रोतस की बात की गई है। पहला स्थान कहाँ पर बताया समान वायु का, स्वेद व स्रोतस के। देखो हमने जब स्रोतस पढ़े थे वहाँ पर बताया था कि प्राण व स्रोतस, उदक व स्रोतस, अन्न व स्रोत, 3 ये बताए थे। 7 धातु व स्रोतस बताए थे, 10 हो गए। 3 हमारा मल व स्रोतस बताए, 13 हो गए। और एक और बताया था आर्तव व स्रोतस, ठीक है। अब इसमें जो स्वेद व स्रोतस है वो किसके अंदर आता है, ये आता है मल व स्रोतस के अंदर। मल में आता है मूत्र, पुरीष और स्वेद, तो इसमें एक स्वेद व स्रोतस हो गया। देखो यहाँ पर क्या लगेगा, स्वेद 200, यानी स्वेद 200, यानी कि स्वेद व स्रोतस हो गया, मल व स्रोतस हो गया, मूत्र व स्रोतस हो गया, ठीक। और अम्बु व स्रोतस हो गया। अम्बु वह अम्बु क्या है, जल है, और जल को किसे कोरिलेट कर सकते हैं आपको, रस व स्रोतस से। यानी कि 2 स्रोतस मेन है, एक तो हमारा मल व स्रोतस, मल के अंदर 3 स्रोतस आ जाएंगे। दूसरा होता है रस व स्रोतस। इन स्रोतस के अंदर ही जो समान वायु है वो अधिष्ठ रहती है, समान वायु प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, कैसे याद रखोगे भाई, से क्या होता है समान वायु, से क्या होता है स्रोतस। तो इस तरह से आप याद रख लोगे। जो 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 क्या समान वायु का जो स्थान है वो कहाँ पर रहता है, स्रोतसों के अंदर रहता है। और कौन कौन से, एक मल व स्रोतस के अंदर, एक रस व स्रोतस के अंदर। मल के अंदर स्वेद व स्रोतस आ जाता है, और मल व स्रोतस, मूत्र व स्रोतस, पुरीष व स्रोतस, तो इनके अंदर क्या रहती है, हमारी समान वायु, ठीक। पर लेकिन देखो मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी बुकों में भी ये चीज़ नहीं लिखी है। हमारी बुक में केवल लिखा है स्वेद और दोष व स्रोतस। अब ये दोष व स्रोतस क्या है भाई, दोष क्या होंगे हमारे, दोष व स्रोतस के अंदर क्या आते होंगे हमारे, मल दोष हो सकते हैं, या
और तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा, इसलिए मैंने आपको ये से बताया है पहले ही, क्योंकि अगर आप बुक में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी कि स्वेद व स्रोतस और दोष व स्रोतस। अब इस दोष व स्रोतस के अंदर क्या है, खुद आप दिमाग लगाने की कोशिश करो। दोष क्या होते हैं? दोष तो हमारे वात पित्त कफ होते हैं, लेकिन ये वात की तो बात ही कर रहे हैं, वात किसके अंदर रहता है, ठीक है। तो यही मैं बताने चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर दोष व स्रोतस हम किसको मानते हैं? हम तीनों मलों को माना है, स्वेद व मूत्र व पुरीष व, ठीक। तो यानी समान वायु इन तीनों स्रोतस के अंदर पाई जाती है और रस व स्रोतस के अंदर पाई जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे। अब इसके ये स्थान हो गया, अब इसके हम बात करते हैं कर्म की, यानी अंतर अग्निशय पार्श्व अस्त्य समानो अग्नि बल पारदारम, यानी कि समान अग्नि बल पारदारम। ये जठर अग्नि को प्रबल करने का काम कौन सी वायु करती है? समान वायु। यानी समान वायु इसे बढ़ाने का काम करती है, यानी प्रबल करने का, मजबूत करने का काम कौन सी अग्नि करती है? वायु। कौन सी वायु करती है? समान वायु। यानी समान वायु जो आपकी बॉडी की अग्नि है वो उसको ज़्यादा है, यानी जठर अग्नि को मजबूत करने का कार्य करते हैं, ताकि जो आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा आहार है उसका अच्छे से पाचन हो सके। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतरअग्नि पार्श्वस्थ, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो अंतरअग्नि के लेटरल साइड, यानी अंतरअग्नि के लेटरल साइड में स्थित होकर, पार्श्व का मतलब होता है लेटरल साइड। देखो पार्श्व स्थित मतलब जो रिब्स, शायद पार्श्व यहाँ पर रिब्स, वैसे पार्श्व वर्ड जो होता है वो रिब्स के लिए जाता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो जो लेटरल साइड ऑफ जीआईटी के बोल सकते हो, उसके अंतर अग्नि के लेटरल साइड ही क्या करती है? जठर अग्नि को प्रबल याद करती है। देखो इतना आपको दिमाग नहीं याद हो तो आपको सीधा से याद कर लेना है, समान वायु जो आपकी जठर अग्नि है उसको प्रबल करने का काम करती है, मतलब उसको बढ़ाने का काम करती है, ठीक। फिर हम एक और चीज़ आती है कि समान वायु समय अनुसार भुक्त आहार का सम्यक रूप से पूर्ण पाचन कर आयु का वृद्धि कर देती है। सही बात ये भाई, जब जठर अग्नि को बढ़ाएगी, जठर अग्नि का काम क्या होता है? आहार को पचाना। जितनी ज़्यादा जठर अग्नि होगी उतना ज़्यादा आचन का पाचन होगा समय पर। तो यही मैंने बात बताई है। फिर बढ़ते हैं व्यान वायु। तो व्यान वायु को क्या लिखा है कि देखो, देह व्यापन उत्पत्ति सर्वतु व्यान शीघ्र गति निम्नाम। देखो क्या बताया गया है, जो व्यान वायु है सर्वतु व्यान मतलब सारे शरीर में व्याप्त होती है और शीघ्र गति कराती है। देखो देह व्यापनोत्ति मतलब जो व्यान वायु है वो देह में व्यापन करती है। कहाँ पर? सर्वतु व्यान मतलब सर्व शरीर में व्यापन करती है और शीघ्र गति निर्नाम करती है। शीघ्र गति करती है मतलब शीघ्र गति का जो काम कराता है वो कौन सी करती है? व्यान वायु करती है। जैसे कि गति, प्रसारण करने का, आक्षेप का, निमेष का आदि क्रिया सदा। मतलब देखो आंखों का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, आंखों का जो रिलैक्शन होता है, मतलब पलक के झपकना, ठीक है, पलकों का खोलना, ठीक, ये कॉन्ट्रैक्शन कराना, रिलैक्शन कराना, ये सब किसके काम होती है? ये होते हैं व्यान वायु की। मतलब जितनी भी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन का जो भी काम हो रहा है ये सब किसकी वजह से हो रहा है? वो होता है हमारी व्यान वायु की वजह से, क्योंकि जो व्यान वायु है वो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती है और शीघ्र गति कराने का काम करती है। इसलिए चाहे प्रसारण का काम हो, आक्षेप का काम हो, निमेष का काम हो, ये सारे जितने काम होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? व्यान वायु की वजह से होते हैं। यानी देखो यहाँ पर प्रसारण का मतलब आप समझते हैं अंगों को फैलाना, ठीक। आक्षेप का मतलब कॉन्ट्रैक्शन करना, ठीक। निमेष का मतलब है निमेष आदि क्रिया, जो पलकों को बंद करना, ठीक है। ये होगा हमारा व्यान वायु। अब हम देखते हैं अपान वायु की। अपान वायु का क्या श्लोक है? अपान वायु का श्लोक है विष्णु वस्ति मेड च नाभ्य उरोवंशनो गदाम अपान स्थानम मंत्रम स्तम शुक्र मूत्र सक्रांति च सर्ज त्याग। देखो अब जैसे हम करते हैं, पहले सबका नाम लिख लो। वर्षन को हम बोलते हैं जो टेस्टीज होते हैं, वस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर हो गया, मेड यानी पेनिस हो गया। देखो आचार्य सुश्रुत के अनुसार मेड को पेनिस को मेड बोलते हैं, और आचार्य चरक के अनुसार हम पेनिस को मेड बोलते हैं, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार इसको हम सैफ बोलते हैं, ठीक है। वो हम स्रोतस वाले चैप्टर में और समझाएंगे आपको। फिर और क्या है? नाभि मतलब वही अम्लाइकस जो रीजन होता है, और यहाँ पर आता है उरु। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? उरु आ रहा है, ठीक है। नाभ्य उरु मतलब थाई। वंशनो मतलब वही पेल्विक रीजन की बात कर रहा है, पेल्विक रीजन। गुदाम एनल कैनाल की बात कर रहा है, ठीक। यहाँ पर देखो ये अपान स्थानम मंत्रा से, ये अपान स्थान बताइए क्या बताइए? हमारे जो टेस्टीज होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, जो पेनिस होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, दो जी के आगे का यूरिनरी ब्लैडर नहीं, ये अम्बलाइकस, सॉरी ये अम्बलाइकस है। ये उरुथाई हो गई, पेल्विक रीजन हो गया, और गोदाम हो गया, एनल हो गया। इन सब में क्या होता है? अपान वायु का स्थान होता है। और क्योंकि अपान स्थायी कर्म क्या होता है? शुक्र को, मूत्र को, सक्रांति को, पुरीज को, इन सबको बाहर निकालना। देखो यहाँ पर शुक्र और मूत्र और सक्रांति। सक्रांति मतलब होता है मल,
चाहे मल मूत्र पुरुष, इन सबको बाहर यानी सर्ज त्याग करने का काम करते हैं अपान वायु। देखो खुद सोचो ना, मैंने कितनी बार बताया, जो अपान वायु है मूत्र को बाहर निकालने का काम करती है, पुरुष को बाहर निकालने का काम करती है, ठीक है। तो प्रेजेंट भी कहाँ रहेगी, वो गुदा में प्रेजेंट रहेगी, इसी के थ्रू निकलेगा। मूत्र में वस्ती में प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि इसी के थ्रू मूत्र निकलेगा, ठीक है। और जो हमारा शुक्र है उसको भी बाहर निकालने का काम करता है, शुक्र का हमारा प्रेजेंट होता है टेस्टीज में, तो वहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। जहाँ से जो कार्य होगा वहीं उसका स्थान भी होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो। देखो अब अगर आप मुझे कोई लोग कमेंट करे, सर आपने बात के तो 6 के लक्षण नहीं बताए, आपने बात के वृद्धि के लक्षण नहीं बताए, तो बच्चों ये मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। जो दोष का मैंने विवरण किया था वो मैंने क्यों किया था भाई, क्यों किया था वो फ्री में, तो मतलब फ्री का क्या मतलब, ऐसे तो क्या नहीं था शौक में। तो अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।